Hello, dear students. Myself Ankita Kishore, and today in this topic, in this lecture, we will discuss the topic evaporation. And under the evaporation, we will discuss the topic factors influencing evaporation. So, this is very important question कि पूरे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में आप कहीं भी किसी भी प्रोसेस के फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ते हैं तो वो क्वेश्चंस ऑटोमेटिक समझ लीजिए आपका इंपॉर्टेंट हो गया। एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है, स्पेशली इवेपोरेशन के फैक्टर्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, दैट व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द इवेपोरेशन प्रोसेस। इसके अलावा इवेपोरेशन के अलावा भी आप किसी भी चैप्टर में लाइक फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग साइज सेपरेशन, इस टाइप से जितने भी फैक्टर्स आप पूरे चैप्टर पूरे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, दैट विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके पूछे जाते हैं, मोस्टली पूछे जाते हैं, या तो कई बार आपके मीडियम क्वेश्चन के टाइप में आपके सारे फैक्टर्स पूछ ले जाएंगे, या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर फैक्टर को एक नंबर में पूछा जा सकता है। सो यू हैव टू क्लियर ऑल द फैक्टर्स दैट हाउ they are basically affect a particular process. So we'll start here. Factors influencing evaporation. So rate of evaporation depend on several factors. तो basically जो rate of evaporation है बहुत सारे factors पे depend करती है, बहुत सारे factors है जो कि उसको affect कर सकते हैं. The relationship may be expressed mathematically as एक relationship पूरे factors को combine करके evaporation के लिए दी गई है. That is the reaction is the equation is m is equal to ks upon p in bracket b minus b dash. So we will discuss here that what is the meaning of each and every term here. That m is known as mass of vapor formed in unit time, per unit time, that is known as rate. कि किसी भी चीज को हम अगर डिवाइड करते हैं टाइम से, मास को अगर डिवाइड करते हैं टाइम से, तो वहां पे क्या निकलता है, हमारा रेट निकलता है हमेशा। तो यहाँ पे जो m है वो आपका क्या है, मास ऑफ वेपर फॉर्म पर यूनिट टाइम, दैट इज रेट। एस इज सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड एक्सपोज्ड, कितना एरिया लिक्विड का एक्सपोज किया गया है फॉर इवेपोरेशन। P इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फंडा आप समझ लीजिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेसिकली क्या है, जो कि ग्रेविटी के कारण लगता है। ग्रेविटी के कारण किसी भी पर्टिकुलर स्पेस में, जो भी किसी भी पर्टिकुलर जगह है, मान लीजिए वहां पे कितनी जितनी भी गैसेस हैं, तो उन पर सारी गैसेस के ऊपर ग्रेविटी जितना ज्यादा स्ट्रांगली काम करती है, जितना ज्यादा स्ट्रांगली वर्क करती है, तो वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना ही ज्यादा होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो सबसे ज्यादा होगा। जैसे जैसे आप हिल्स पे जाते हैं, हिल्स पे क्या होता है, माउंटेन्स पे क्या होता है कि बेसिकली वहां पे ग्रेविटी कम होती जाती है। ग्रेविटी कम होती जाती है क्योंकि आप हाइट पे पहुंच गए, तो ग्रेविटी वहां पे कहीं ना कहीं वहां पे जो एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं उन पे उतना ज्यादा वर्क नहीं कर पाती। इसलिए हम क्या कहते हैं, जो पहाड़ों पे है एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, हमेशा कम होता है। सो देयर पी इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ बी इज द मैक्सिमम वेपर प्रेशर एट द टेम्परेचर ऑफ द एयर। कि एक नॉर्मल एनवायरनमेंट में जो एयर है और उस एयर का जो टेम्परेचर है, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एयर के कितनी गैसेस प्रेजेंट हैं और उन गैसेस का क्या वेपर प्रेशर है, मैक्सिमम वेपर प्रेशर उस पर्टिकुलर टाइम पे एयर के टेम्परेचर पे जितना भी मैक्सिमम वेपर प्रेशर है, उसको हम क्या कह रहे हैं, बी कह रहे हैं। बी डैश प्रेशर ड्यू टू वेपर ऑफ लिक्विड एक्चुअली प्रेजेंट इन द एयर। प्रेशर ड्यू टू वेपर ऑफ लिक्विड एक्चुअली प्रेजेंट इन द एयर, इट मीन्स कि अगर आप वाटर को बॉईल कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वाटर को बॉईल कर रहे हैं, यहाँ इस पैन है, पैन में वाटर है, तो इस वाटर से जो भी वेपर्स बन रही होंगी, ठीक है, तो इन वेपर का यहाँ इस एनवायरमेंट में कितना प्रेशर एट दैट टाइम पर्टिकुलर टाइम पे बन रहा है, वो उस प्रेशर को हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे बी डैश से हम उसको शो कर रहे हैं। और ये क्या है आपका, प्रेशर ड्यू टू वेपर ऑफ लिक्विड दैट इज एक्चुअली प्रेजेंट इन द एयर। मीन्स अगर यहाँ पे हम वाटर को गर्म कर रहे हैं, वाटर की वेपर्स बन रही है, स्टीम बन रही है, तो एट दैट टाइम इस स्टीम का यहाँ इस एनवायरमेंट में कितना प्रेशर होगा, दैट इज नोन एज बी डैश। उसको हम बी डैश से इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे। नाउ देयर द के इज द कांस्टेंट। सो आपको क्या करना है, जब आप फैक्टर्स को याद करने के लिए जाएंगे तो आपको सबसे पहले ये इक्वेशन याद होनी चाहिए, क्योंकि इस इक्वेशन में जितने भी टर्म हैं वो कहीं ना कहीं फैक्टर ही हैं, और वो फैक्टर हमारे क्या कर रहे हैं, आपके
ये फैक्टर ही हैं आपके जो कि आपके प्रोसेस को, रेट ऑफ इवेपोरेशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये सारे टर्म याद होने चाहिए। अगर ये सारे टर्म याद हुए तो आप रिलेट कर पाएंगे कि इवेपोरेशन किस किस तरीके से इन सारे फैक्टर से अफेक्ट हो रहा है। तो सबसे पहला और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर आप याद रखिएगा, कई बार टेम्परेचर का इफेक्ट रेट ऑफ इवेपोरेशन पे अलग से भी पूछा जा सकता है। इन सारे ही फैक्टर्स में टेम्परेचर का इफेक्ट अलग से पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। इसमें क्या है आपका, बेसिकली अगर हम देखें तो हमें पता है जितना ज्यादा हम टेम्परेचर देंगे किसी भी लिक्विड को, उतना ही ज्यादा उसकी लिक्विड की स्टीम बनेगी, लिक्विड की वेपर्स बनेंगी। तो हम कह सकते हैं हायर द टेम्परेचर हायर विल बी द रेट ऑफ इवेपोरेशन। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो हमारी पूरी प्रोसेस है, पहले आप इसको याद रखें, हायर द टेम्परेचर ग्रेटर विल बी द इवेपोरेशन। तो यहाँ पे ये याद रखने के बाद आपको फिर इस टर्म पे आना है, ग्रेटर विल बी द वैल्यू ऑफ बी। अब बी क्या था आपका, अब आपको ये याद होना चाहिए कि आपका बी क्या था। यहाँ पे यहाँ आप देख सकते हैं बी क्या है, मैक्सिमम वेपर प्रेशर एट द टेम्परेचर ऑफ एयर। तो यहाँ हम क्या कह रहे हैं, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा इवेपोरेशन, और हम कह सकते हैं उतना ही ज्यादा एनवायरनमेंट में जो आपकी गैसेस प्रेजेंट हैं उसका उतना ही ज्यादा क्या होगा, प्रेशर होगा। तो ये याद रखेंगे कि जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा इवेपोरेशन और उतना ही ज्यादा वैल्यू ऑफ बी। बी का टेम्परेचर मतलब एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर ऑफ एयर जो जितना मैक्सिमम वेपर प्रेशर होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा बॉइलिंग वाला कंसेप्ट आप याद करें। बॉइलिंग को अगर हम कहते क्या है कि बॉइलिंग हमारी कब होती है, ये लाइन समझने के लिए, बॉइलिंग हमारी कब होती है, जब आपका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, तब हम क्या कहते हैं वहां पे बॉइलिंग स्टार्ट हो गई। अब जितना ज्यादा आपका एनवायरनमेंट में वेपर प्रेशर होगा उतना ही जल्दी और जितनी जल्दी सॉरी जितना ज्यादा आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा और जितनी ज्यादा इवेपोरेशन होगा उतनी ही जल्दी वो इवेपोरेशन क्या करेगा, उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होने की कोशिश करेगा। और उस जितनी जल्दी जितना ज्यादा इवेपोरेशन होगा उतनी ही जल्दी क्या होगा, ये जो हमारा वेपर प्रेशर है एनवायरनमेंट में वो बढ़ता जाएगा। इसलिए हम क्या कह रहे हैं, हायर द टेम्परेचर ग्रेटर विल बी द इवेपोरेशन एंड ग्रेटर विल बी द वैल्यू ऑफ बी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, अब यहाँ पे वही वाला कंसेप्ट जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि जब ये मान लीजिए एक पैन है, यहाँ पे एक लिक्विड है फिल किया हुआ है, इसको हमने हीट दी है। तो सॉरी ये क्या है आपका, ये पैन है, यहाँ पे आपने लिक्विड फिल कर दिया, मान लीजिए ये वाटर है। अब इस वाटर के पैन को आपने क्या किया, नीचे से हीट देनी शुरू की। अब ये जब हीट यहाँ ट्रांसफर होती है तो यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल हैं लिक्विड के या वाटर के हम कह लें तो कुछ मॉलिक्यूल क्या होंगे, तुरंत यहाँ से इस हीट को लेना स्टार्ट कर देंगे। हीट क्या है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जैसे ही इसको एनर्जी पहुंचती है तो यहाँ इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण ये क्या करते हैं, मूव करना शुरू हो जाते हैं, ये जाते हैं सरफेस पे। अभी इनकी काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली इतनी ज्यादा नहीं होती है कि ये सरफेस को लीव करके बाहर चले जाएं। फिर क्या होता है, जैसे ही लेकिन ये ऊपर जाते हैं, ऊपर की जो मॉलिक्यूल होगा वो नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि अभी इसमें इतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं है। लेकिन जैसे ही यहाँ स्पेस क्रिएट होता है तो यहाँ पे मॉलिक्यूल शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। देन यहाँ से ये फिर अगेन क्या करता है, टेम्परेचर लेगा या कह सकते हैं एनर्जी लेगा, और एनर्जी लेके इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। देन दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे क्या करते हैं, ये सारे ही मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जब एक मिनिमम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इसमें पहुंच गई तो ये क्या करता है, सरफेस को लीव करके बाहर एनवायरनमेंट में वेपर के फॉर्म में आ जाता है। और ये क्या होता है, यहाँ से जैसे इसने लीव किया ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। अब कह सकते हैं कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि इसके वेपर को बनाने के लिए जरूरी है, वो क्यों है, क्योंकि कोई भी दो मॉलिक्यूल लिक्विड के हैं तो उनके बीच में कोई बॉन्डिंग हो गई। इस बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए ही हमें क्या करना पड़ता है, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है, और जैसे ही ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिली, ये बॉन्डिंग क्या होती है, ब्रेक हो जाती है। और बॉन्डिंग के ब्रेक होने से फिर ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ऊपर इजिली सरफेस के ऊपर जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम यही बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। अगर हम बात करते हैं इवेपोरेशन की, तो इवेपोरेशन के टाइम पे जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल की वो एज कम्पेयर टू बॉइलिंग क्या होती है, कम होती है। इसीलिए जो इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन में जितनी भी वेपर्स बनेंगी वो सिर्फ इस सरफेस पे बनती हैं, जबकि
बॉइलिंग में क्या होता है कि जब बॉइलिंग एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे मान लीजिए आपका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री C, तो यहाँ पे इस बॉइलिंग पे क्या होता है, जितने भी यहाँ पे मॉलिक्यूल हैं पूरे, कह सकते हैं पूरे मास में, इस लिक्विड के पूरे मास में यहाँ पे सारी जगह पे क्या होती है, आपकी वेपर्स बननी स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल को हमें दो टर्म में समझाना, एक्सप्लेन करना है, एक इवेपोरेशन के टर्म में और एक बॉइलिंग के टर्म में। इवेपोरेशन में सिर्फ जो आपकी वेपर्स हैं वो बनती हैं कहाँ पे, सरफेस पे, लेकिन जो बॉइलिंग है उसमें कंडीशन में जो वेपर्स हैं वो बनती हैं आपके पूरे मास में। वेपर फॉर्मेशन बिलो बॉइलिंग पॉइंट एंड एट पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट। तो वेपर फॉर्मेशन बिलो बॉइलिंग पॉइंट कहाँ होगी, वही चीज है यहाँ पे भी, सरफेस पे होगी, और बॉइलिंग पॉइंट में पूरे मास में होगी। बॉइलिंग अकर्स व्हेन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आपको ये हमेशा याद रखना है, ये हम हमेशा बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं, छोटी क्लासेस में भी हमने पढ़ा हुआ है कि बॉइलिंग कब होती है, जब आपका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। When a substance dissolved in liquid, vapor pressure lowered and boiling point increases. तो जब भी क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस किसी लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है, फॉर एग्जांपल अगर हम शुगर को लेके, अगर हम नॉर्मल ब्लैंक वाटर को हम गर्म करते हैं तो वहां पे क्या होता है, वो बॉइलिंग पॉइंट उसका जल्दी आ जाता है, वो जल्दी से गर्म, वो बॉइल होने लगता है। लेकिन जब आप चाय बनाने जा रहे हो और उस टाइम पे आपने क्या किया हो, जो आपका वाटर है उसमें शुगर भी मिक्स कर दी, अब वहां पे वो जो सोल्यूशन बन गया उसको बॉईल होने में टाइम लगता है। अगर आप ये प्रैक्टिकली करके भी देख लीजिएगा कि जो ब्लैंक वाटर होता है वो जल्दी से वेपरेट होना शुरू हो जाता है, जल्दी बॉईल हो जाता है, लेकिन अगर आप उसमें शुगर या फिर सॉल्ट मिला दें तो वो उसको बॉईल होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। रीजन क्या है कि अभी क्या था, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में ही सिर्फ बॉन्डिंग थी, लेकिन जब शुगर आ गई तो शुगर ने भी उन मॉलिक्यूल्स के साथ क्या हुआ, बॉन्डिंग बना ली। अब उनकी बॉन्डिंग और स्ट्रांग हो गई, तो उस बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए ही थोड़ा और टाइम लगता है, और वेपर क्या होती है, थोड़ी देर से बननी शुरू होती है, और जैसे ही ये थोड़ी देर से बननी शुरू होंगी, इट मीन्स वेपर प्रेशर और एटमोस्फेरिक प्रेशर को एक दूसरे के इक्वल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और वो टाइम के लगने के कारण ही हम क्या कह रहे हैं कि जब कोई भी सब्सटेंस डिसॉल्व किया जाता है लिक्विड में, तो उस टाइम वेपर प्रेशर कम हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। अब इसमें है आपका हीट सेंसिटिव सब्सटेंसेस। अब हम बात तो कर रहे हैं एवेपोरेशन में टेम्परेचर देने की, लेकिन इन केस आपका जो भी लिक्विड आपको कंसंट्रेट करना है, अगर उसमें कोई हीट सेंसिटिव सब्सटेंस हुआ तब आप क्या करेंगे, तो इन दैट पर्टिकुलर केस इसमें हम एक स्पेशल टेक्निक रिक्वायर्ड होती है जो कि हम अप्लाई करते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम रिड्यूस्ड प्रेशर को रिड्यूस कर सकते हैं। प्रेशर को रिड्यूस करने से होता क्या है, जैसे यहाँ से आप फिर से देखिएगा, हीट सेंसिटिव सब्सटेंसेस रिक्वायर स्पेशल टेक्निक टू प्रिवेंट डीकम्पोजिशन ड्यूरिंग द एवेपोरेशन, लाइक एवेपोरेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। तो यहाँ बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको बॉइलिंग का फंडा याद रखना है। बॉइलिंग का जो कंडीशन थी कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर वेपर प्रेशर हो जाता है, तब हम क्या करते हैं, वहां पे बॉइलिंग हमारी स्टार्ट होती है। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि एक कंडीशन हमने रख दी कि ऊपर का जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसको कम कर दिया, या फिर हम कहें तो यहाँ पे हमने वैक्यूम अप्लाई कर दिया। अब वैक्यूम अप्लाई करने से क्या होता है कि ऊपर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसेस थी, अब यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं है। अब एटमॉस्फेयर में गैसेस नहीं है, इट मीन्स कोई प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, इट मीन्स यहाँ पे जो प्रेशर है वो हो गया जीरो। अब हम क्या कह रहे थे, बॉइलिंग पॉइंट कब होता है, वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। अब यहाँ पे जो प्रेशर है वो जीरो है वैक्यूम अप्लाई करने के बाद। तो इमेजिन कि यहाँ से जैसे ही वेपर्स निकलेंगी, इनको किसी चीज के इक्वल होने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑलरेडी तुरंत, मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये जो वेपर्स होती है इतनी फास्ट बनने लगती हैं, और तुरंत के तुरंत ये क्या होता है, लिक्विड भी कह सकते हैं बॉईल होने लगेगा। क्यों, क्योंकि बाहर कुछ इक्वल करने के लिए है ही नहीं, यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो जीरो हो गया। अब यहाँ पे तुरंत के तुरंत ही क्या होती है, आपकी वेपर्स बनती जाती हैं और बाहर निकलती जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ जो जो भी लिक्विड होगा नीचे, उसमें हमें इतनी ज्यादा हीट लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वापस फटाफट से बन के बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। और यहाँ जो हमारा प्रोडक्ट था वो हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट था, जो वो आपका इजिली कंसंट्रेट हो सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट है, कई बार सिर्फ टेम्परेचर ही पूछा जाता है।
अब नेक्स्ट आता है आपका वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। जितना ज्यादा आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा उतना ही ज्यादा लिक्विड का वेपर प्रेशर होगा। जैसे कि वही अगेन आपका पैन, पैन के अंदर लिक्विड, लिक्विड को आपने हीट किया, हीट करने से क्या हुआ, जितना ज्यादा इवेपोरेशन, हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। कि अगर रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है आपका ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा वेपर हमारी बन रही है, और जितनी ज्यादा वेपर बनेंगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपका वेपर प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होगा। तो वही चीज हम कह रहे हैं कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। अगर यहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा तो ऑटोमेटिक है आपका वेपर प्रेशर भी लिक्विड का कम हो जाएगा। Lower the p value, greater will be the evaporation, and this can be achieved by applying the volume. जितनी ज्यादा p वैल्यू कम होगी, p वैल्यू क्या थी आपकी, आपको याद होना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना ज्यादा कम होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। ये हम ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपका एनवायरनमेंट का प्रेशर ही कम हो जाए तो वहां पे जो आपका वेपर निकल रही है लिक्विड की, उनको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होने में बहुत कम टाइम लगेगा और जल्दी जल्दी इवेपोरेशन होगा और जल्दी जल्दी बॉइलिंग पॉइंट भी रीच कर जाएगा। और ये कंडीशन हम वैक्यूम अप्लाई करके कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था अभी थोड़ा टेम्परेचर वाले में, कि हम वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं जिससे कि तुरंत ही जो हमारी वेपर प्रेशर है लिक्विड की वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाती है, फटाफट से वेपर बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है। If the outer atmosphere is dry, B dash will be low, hence greater evaporation. अब इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि जब बहुत ड्राई वेदर होता है, जैसे कि कह लीजिए हमारा मई जून वाला जो वेदर होता है, तो मई जून में क्या होता है, इतना ज्यादा ड्राई वेदर होता है कि आप जैसे ही कपड़ों को बाहर सुखाने डालते हैं बहुत ही जल्दी से वो सूख जाते हैं। क्यों सूख जाते हैं, क्योंकि उस टाइम आपका वेदर, आपका जो एनवायरनमेंट है बहुत ड्राई है, वहां पे लिक्विड या फिर हम कह सकते हैं वेपर्स जो है, वाटर की वेपर है ही नहीं। तो उस कंडीशन में अगर वाटर की वेपर नहीं है तो हम कह देते हैं कि बी डैश भी वहां पे कम होगा, क्योंकि बी डैश ये क्या था कि जो भी लिक्विड हम गर्म कर रहे हैं उसकी वेपर की वजह से जो भी प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो था आपका बी डैश। अब क्या होता है कि मान लीजिए उस ड्राई वेदर में आपने क्या किया, कपड़ों को सुखाने डाला, ठीक है, या आपने टॉवल डाल दिया अपना सुखाने के लिए। अब यहाँ पे तो बाहर बहुत ही ज्यादा एटमोसफियर ड्राई है, यहाँ पे मान लीजिए वाटर की कोई वेपर है ही नहीं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से वाटर की वेपर जैसे ही ऊपर जाएगी, ये क्या होगी, तुरंत के तुरंत इस पूरे एनवायरनमेंट के थ्रू एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, और इसकी वजह से ये जो टॉवल है तुरंत फटाफट से सूख जाएगा आपका। लेकिन अगर हम यही बात करें जुलाई और अगस्त वाले वेदर की, जिस टाइम पे आपकी बारिश हो रही होती है, उस टाइम आपके एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा मॉइस्चर प्रेजेंट होती है। मॉइस्चर प्रेजेंट होती है इन सेंस आपकी वाटर की वेपर्स प्रेजेंट होती हैं। तो उस कंडीशन में अगर आप ये टॉवल को सुखाने डालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि जितना भी यहाँ आपका वाटर की वेपर है ये बाहर नहीं जाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी एनवायरनमेंट इतना ज्यादा सैचुरेटेड है कि ये इसको अब अपने अंदर एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा। या फिर हम कहें कि ये सिस्टम क्या है, ऑलमोस्ट एक इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा। इक्विलिब्रियम पे पहुंचता है, वहीं की वहीं प्रोसेस क्या होती है, स्टॉप हो जाती है, ये हम सब जानते हैं। जबकि ड्राई वेदर में क्या हो रहा था कि यहाँ पे वेपर जितनी भी, यहाँ पे वेपर थी ही नहीं, तो यहाँ पे एक सैचुरेशन कंडीशन नहीं आ पा रही थी, जिसकी वजह से ये वेपर तुरंत ही टॉवल से निकल के बाहर चली जा रही थी और टॉवल जल्दी सूख जा रहा था। तो इस एग्जाम्पल को हम अगर याद रखें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर आउटर एटमोसफेयर ड्राई है उस कंडीशन में बी डैश लो होगा, और बी डैश लो होगा तो इसके लिए क्या होगा, बाहर सैचुरेटेड कंडीशन क्रिएट करने के लिए जल्दी से जल्दी इवेपोरेशन क्या होगा, किसी भी लिक्विड का स्टार्ट हो जाएगा। इसमें है टू इंक्रीज द इवेपोरेशन वेपर शुड बी रिमूव्ड एज सून एज इट इज फॉर्म टू प्रिवेंट द सैचुरेशन ऑफ एनवायरनमेंट। तो वही बात है कि अगर सैचुरेशन हो जाएगा या इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी तो आपकी प्रोसेस रुक जाएगी। अब इवेपोरेशन को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए वही एग्जाम्पल कि यहाँ पे अगर लिक्विड है, लिक्विड को हमने क्या किया, गर्म करना स्टार्ट किया, यहाँ पे वेपर्स बनने स्टार्ट हुई। अब यहाँ पे हम क्या करें, ये जितनी भी वेपर्स बन रही हैं इन पूरी वेपर्स को तुरंत ही किसी दूसरी जगह पे सेंड करना शुरू कर दें। इसको तुरंत दूसरी जगह पे हमने ट्रांसफर कर दिया।
तो इससे क्या होता है कि यहाँ जो ऊपर वाला एनवायरनमेंट है ये ड्राई बना रहता है, ड्राई बना रहता है, जिसकी वजह से यहाँ से जितनी भी वेपर्स निकलेंगी इसको सबको अपने अंदर एब्जॉर्ब करता जाएगा। अब अगर ये एब्जॉर्प्शन ना करे, यहाँ पे बहुत सारी वेपर्स क्रिएट हो जाएं और नीचे भी आपका लिक्विड है, तो एक कंडीशन क्या आएगी, जब यहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा कि जितना अमाउंट वेपर का बन रहा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, कूल होकर फिर से नीचे आने लगेगा। तो इसीलिए क्या जरूरी है, इन वेपर्स को हम तुरंत दूसरी जगह ट्रांसफर करते जाएं, जिससे कि जो हमारा सिस्टम है वो सैचुरेट ना हो, और सैचुरेशन नहीं होगा तो आपका इवेपोरेशन जो है कंटिन्यू बना रहता है। अब नेक्स्ट आता है आपका सरफेस एरिया। बहुत सिंपल है, सरफेस एरिया ग्रेटर द सरफेस एरिया ग्रेटर विल बी द इवेपोरेशन। ये बहुत सीधा सा फंडा है कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा किसी भी पैन का या किसी भी लिक्विड कंटेनिंग सरफेस का, उतना ही ज्यादा क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। जैसे कि ये हमारा स्मॉल सरफेस एरिया वाला पैन है, ये हमारा लार्ज सरफेस एरिया वाला पैन है। तो अगर हम इसको गर्म करना शुरू करते हैं, इसको हीट किया हमने, तो कितना आपका सरफेस अवेलेबल है लिक्विड का, सिर्फ इतना। लेकिन अगर हम उसी लिक्विड को हम इसमें रखते हैं तो उसके लिए हीटिंग सरफेस बढ़ जाएगा। हीटिंग सरफेस बढ़ जाने के कारण क्या होगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा आपका इवेपोरेशन प्रोसीड करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन आई एम टेलिंग दिस कि आपको ये सारी फंडे, सारे फैक्टर्स क्लियर होने चाहिए। नाउ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ फीड। मॉइस्चर कंटेंट क्या है आपका, सम ड्रग्स अंडरगो हाइड्रोलाइसिस इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एट हाई टेम्परेचर। कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर पर अगर उनको बहुत अच्छे से मॉइस्चर मिल जाए तो उसमें हाइड्रोलाइसिस स्टार्ट हो जाता है। हाइड्रोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगा, इट मीन्स जो भी आपकी ड्रग है वो केमिकली डिकम्पोज हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपकी जो ओरिजिनल ड्रग है वो तो डिग्रेड हो गई, इट मीन्स आपका ड्रग किसी काम का ही नहीं बचा आपके लिए। तो इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, टू प्रिवेंट डिकम्पोजिशन मटेरियल एक्सपोज टू लोअर टेम्परेचर इनिशियली। तो हम क्या करते हैं, इनिशियली ऐसे कोई भी अगर सब्सटेंस है जो कि हाइड्रोलाइज हो सकता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, मटेरियल को स्टार्टिंग में हम लो टेम्परेचर पर हीट करते हैं, देन एक्सपोज टू हायर टेम्परेचर फॉर फाइनल कंसंट्रेशन। फिर जब हम देखते हैं कि भाई फाइनली हमारा एक प्रोडक्ट अचीव होने वाला, हमारी कंसंट्रेशन आने वाली है, तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को हाई करके फाइनल कंसंट्रेशन को अचीव कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है ड्राई एक्सट्रैक्ट ऑफ बेलाडोना। इसी तरीके से बनाया जाता है कि इसको हम इनिशियली क्या करते हैं, कम हीट देते हैं, बाद में उसको ज्यादा हीट देके कंसंट्रेट कर लेते हैं। ये बेलाडोना जो है आपका जीआईटी ट्रीटमेंट में यूज होता है। देन आता है टाइप ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड। तो मैनी टाइम्स कि हमें जिस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए होता है उस टाइप के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हीटिंग इक्विपमेंट यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं, ओपन पैन प्रोड्यूसेस लिक्विड और ड्राई कंसंट्रेट। जैसे कि अगर आपको लिक्विड या ड्राई कंसंट्रेट बनाना है तो उसके लिए आप कौन सा एवापोरेटर यूज करेंगे, ओपन पैन टाइप ऑफ एवापोरेटर यूज करेंगे। सेकेंड आता है आपका फिल्म एवापोरेटर्स। ये सारे एवापोरेटर्स अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, आपके चैप्टर्स में है यहाँ पे। फिल्म एवापोरेटर्स में क्या होता है, प्रोड्यूसेस लिक्विड कंसंट्रेट। तो ये क्या करता है, लिक्विड कंसंट्रेट अगर आपको लेना है तो उसके लिए हम फिल्म एवापोरेटर यूज करते हैं। स्प्रे ड्रायर प्रोड्यूसेस ड्राई प्रोडक्ट्स विथ गुड क्वालिटी। तो अगर आपको एकदम ड्राई प्रोडक्ट चाहिए और गुड क्वालिटी के साथ चाहिए तो उसके लिए आप स्प्रे ड्रायर यूज करते हैं। गुड क्वालिटी का सेंस यहाँ पे क्या है कि जितना ज्यादा ड्राई प्रोडक्ट होगा उतनी ही जल्दी वो सॉल्युबल हो सकता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर लिक्विड का कोई कंसंट्रेशन है ही नहीं। जब लिक्विड प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, बाहर से वो बहुत फास्ट लिक्विड अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा और फटाफट से डिजोल्व हो जाएगा। तो अगर आपको ड्राई प्रोडक्ट विद गुड क्वालिटी चाहिए तो आपको किस टाइप का ड्रायर यूज करना है, यहाँ पे स्प्रे ड्रायर यूज करना है। देन आता है वैक्यूम एवापोरेटर गिव्स पोरस प्रोडक्ट सुटेबल फॉर कन्वर्जन टू ग्रेन्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे हम ले सकते हैं इनो। अगर आपने यूज किया हो तो इनो भी क्या होते हैं, बड़े बड़े ग्रेन्यूल्स होते हैं। वो एक्चुअली क्या होते हैं, पोरस प्रोडक्ट होते हैं, पोरस पाउडर्स होते हैं। पोरस पाउडर्स होने का क्या फायदा होता है या ग्रेन्यूल्स होने का क्या फायदा होता है, जैसे मान लीजिए आपका ये ग्रेन्यूल है, इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे जो है आपके पोर्स बने होते हैं। तो इन पोर्स के होने से क्या होता है कि जो हमारे लिक्विड है इसके अंदर जल्दी से एंटर कर जाता है और बहुत ही जल्दी इनको क्या करता है, सॉल्युबलाइज करने में हेल्प करता है। तो अगर आपको पोरस प्रोडक्ट चाहिए गुड कन्वर्जन ऑफ ग्रेन्यूल्स के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि अच्छी सॉल्युबिलिटी के लिए, तो उस जगह पे हम क्या कर सकते हैं, आपका वैक्यूम एवापोरेटर यूज कर सकते हैं।
नाउ नेक्स्ट इसमें एग्जांपल आता है प्रिपरेशन ऑफ ग्रेन्युलर एक्सट्रैक्ट ऑफ कैस्कारा फॉर टैबलेट मेकिंग। नेक्स्ट आता है आपका टाइम ऑफ इवेपोरेशन। तो नॉर्मल सी बात है, लॉन्गर द टाइम ऑफ एक्सपोजर ग्रेटर विल बी द इवेपोरेशन। जितना आप किसी लिक्विड को जितनी देर के लिए हीट करेंगे उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। कॉन्स्टिट्यूएंट शुड बी थर्मोस्टेबल। अब इस कंडीशन के लिए सबसे पहले मतलब इस टाइम ऑफ इवेपोरेशन वाला जो कंसेप्ट है हमारा, इसके लिए सबसे मेन चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंट को आप गर्म कर रहे हैं वो थर्मोस्टेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम उसको बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक हीट दे रहे हैं तो जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, डिग्रेड हो जा रहा है। तो इसीलिए वो थर्मोस्टेबल होना चाहिए, वो थर्मोलेबाइल नहीं होना चाहिए। Exposure of drug to higher temperature for short period of time is less destructive to active principle। तो जनरल जो फंडा है वो एक क्या है कि अगर आप किसी भी ड्रग को या किसी भी ड्रग के एक्सट्रैक्ट को क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर पर शॉर्ट पीरियड के लिए गर्म करते हैं। तेज टेम्परेचर पर ज्यादा हीट करें हम उसको, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए, लाइक आपने उसको 5 मिनट के लिए बहुत हाई फ्लेम पे गर्म कर दिया। तो हाई फ्लेम पे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अभी मैं एक जर्नल एग्जांपल लेके चल रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल लेवल पे देखें तो आप स्टीम से लेके या फिर बहुत ज्यादा कोई ऐसा हीटिंग मीडियम यूज करें जो कि बहुत हाई टेम्परेचर जिसका हो और उसको सिर्फ 5 मिनट के लिए गर्म करें। तो इस तरीके से एक्टिव प्रिंसिपल के डिस्ट्रक्शन होने के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। लेकिन अगर हम किसी भी इस टाइप के ड्रग एक्सट्रैक्ट को लो टेम्परेचर पे बहुत लंबे टाइम तक गर्म करते रहें तो उस कंडीशन में जो एक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनके डिग्रेड होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। फिल्म्स एंड डिपॉजिट्स। फिल्म्स एंड डिपॉजिट्स में आपका क्या है, पहले हम समझ लेते हैं इसमें कि क्या फिल्म्स और क्या डिपॉजिट्स का मतलब है। मान लीजिए ये आपका एक पैन है, इसमें आप किसी प्लांट एक्सट्रैक्ट को हीट कर रहे हैं, उसको कंसंट्रेट आपको करना है। तो होगा क्या कि थोड़े टाइम के बाद कुछ मटेरियल, यहाँ से आपने इसको हीट करना शुरू किया, कुछ मटेरियल क्या होगा, या तो आपके सरफेस पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्या, जैसे हम चाय बनाते हैं या दूध गर्म करते हैं तो उस टाइम पे जो उस पे सरफेस पे क्रीम आपकी डिपॉजिट हो जाती है, तो ये कुछ उस टाइप से है कि यहाँ पे अगर सरफेस पे ये डिपोजिशन होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, फिल्म्स कहते हैं। याद रखिएगा, सरफेस पे है, एक फिल्म क्रिएट कर देता है, इसको हम फिल्म्स कहते हैं। और अगर कोई मैटर प्रेसिपिटेट होके यहाँ बॉटम पे इकट्ठा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिपॉजिट्स कहते हैं। इनको हम क्या बोलेंगे, डिपॉजिट्स। तो अब यहाँ पे क्या है, याद रखेंगे, अगर सरफेस पे कोई मैटर डिपॉजिट हो रहा है या फिर इकट्ठा हो जा रहा है उसको फिल्म कह रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ बॉटम पे कोई मैटर आके प्रेसिपिटेट हो जा रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, डिपॉजिट्स कहते हैं। नीचे डिपोजिशन, ऊपर फिल्म। अब इन दोनों ही चीजों से क्या नुकसान है हमारा वो देखिए आप, कि अगर फिल्म बनती है तो फिल्म बनने के कारण क्या होगा, ये जो ऊपर का सरफेस है ये क्लोज हो जाता है एक तरह से, और यहाँ पे जो फ्री मॉलिक्यूल है वो बाहर नहीं जा पाते सरफेस से। तो इस कंडीशन में क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा। दूसरी कंडीशन, अगर यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं, यहाँ पे कोई भी मैटर प्रेसिपिटेट हो जाता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है आपका कि यहाँ पे जो आपका हीट ट्रांसफर हो रहा था, ये हीट ट्रांसफर को रेसिस्टेंट या हिंड्रेंस क्रिएट करने लगेंगे। ये एक तरह से क्या करते हैं, हीट रेसिस्टेंट का काम करते हैं। ये अपने ही अंदर सारी हीट लेते जाते हैं और इसको इस लिक्विड में ट्रांसफर नहीं होने देते। अब जब हीट यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होगी, इट मीन्स यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल है उनकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी और फिर वो बाहर नहीं जा पाएंगे। और डेडली कॉम्बिनेशन कब होता है, जब ये फिल्म और डिपॉजिट्स दोनों ही एक के साथ क्रिएट हो जाए। अब ना तो आपकी सरफेस अवेलेबल है बाहर जाने के लिए और ना ही आपकी लोअर बॉटम सरफेस अवेलेबल है हीट के ट्रांसफर के लिए। तो इन दोनों कंडीशन में ही क्या होगा, या तो फिल्म बन सकती है या डिपॉजिट बन सकते हैं या दोनों एक साथ बन सकते हैं। सारी ही कंडीशंस में जो आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और आपका इफेक्टिव इवेपोरेशन नहीं प्रोसीड हो पाएगा। तो इस फैक्टर को और डिस्कस करते हैं यहाँ पे। फिल्म में डिपॉजिट ऑन द सरफेस एंड डिक्रीज द एवापोरेटिंग सरफेस। तो अगर फिल्म बनती है आपकी सरफेस पे, वो क्या करती है, एवापोरेटिंग सरफेस को कम कर देती है।
एंड और का क्या मतलब है, फिल्म और प्रेसिपिटेटेड डिपॉजिट दोनों बन सकते हैं, या फिर फिल्म या फिर डिपॉजिट बन सकता है। प्रेसिपिटेटेड मैटर में डिपॉजिट ऑन हीटिंग सरफेस एंड हिंडर द ट्रांसफर ऑफ हीट। तो जो अगर नीचे डिपोजिशन हो जाता है तो वो क्या करता है, ट्रांसफर ऑफ हीट को हिंडर करता है, हिंड्रेंस करता है, और फाइनली आपका जो टेम्परेचर है वो अंदर नहीं जा पाता, रेट ऑफ इवेपोरेशन इफेक्टिव हो जाता है। तो इसमें क्या है, टू अवॉइड दिस स्टिरिंग इज नीडेड। तो अगर आपको इन फिल्म और डिपॉजिट्स को अवॉइड करना है सो दैट ये आपके रेट ऑफ इवेपोरेशन को इफेक्ट ना कर पाए, देन इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन यू हैव टू स्टिर द सोल्यूशन कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूसली। आपको कंटिन्यूसली उसको क्या करना है, स्टिरिंग करते रहना है, जिससे कि ये डिपॉजिट्स या फिल्म्स आपका प्रोड्यूस ना हो पाए किसी भी पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट में। So these are the factors that can affect the rate of evaporation. Now question, discuss in detail about the factors affecting evaporation. Direct question आता है आपका factor affecting evaporation, जो भी आपको पूरे डिटेल में डिस्कस करने हैं, या फिर अगर सेपरेटली अगर एक पूछा जाता तो एक वेपर प्रेशर और दूसरा था आपका टेम्परेचर। ये दो चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसमें कि दोनों फैक्टर्स को सेपरेटली पूछा जा सकता है एक एक नंबर में। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ, जितने भी फैक्टर्स आते हैं पूरे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दैट। सो दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन भी समझ लिया है आपने। एंड नाउ इफ आपने अभी तक फार्मा ओरिएंटेशन नहीं आपने सब्सक्राइब किया है, सो आप अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें और आपके जितने भी नए लेक्चर्स अपलोड हो वो आपके पास इजीली पहुंच जाए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड होप सारी चीजें आपको समझ आ रही हैं। अच्छे से पढ़ाई करिए और अच्छे से एग्जाम्स दीजिएगा। थैंक यू।